अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ, जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के हर टॉपिक को बहुत ही सिंपल स्टोरीज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। और मेरा मेन फोकस यही होता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी बहुत ही ईजी वे में प्रेजेंट करूँ। प्लस जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस और इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं हमारे रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे, उनको मैं साथ ऐड करती जाती हूँ कि अगर आप पेपर से पहले टेक्स्ट को रीड ना भी करें तो इतने ब्रिलियंट वे में आंसर दें कि आपकी टीचर को लगे सारी की सारी मेहनत ही आपने की है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, जो कि एक फेमस पीस ऑफ वर्क है जिसे हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर दानियाल मोइनुद्दीन ने लिखा है। बेसिकली ये वर्क जो है, इसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और वो जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन, प्रोवाइड, इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, लिली, आर लेडी ऑफ पेरिस, A Spoiled Man, सलीमा एंड अबाउट अ बर्निंग गर्ल। इन सब शॉर्ट स्टोरीज़ को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन सेपरेट वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे, जो है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको मेन पॉइंट ये पता होना चाहिए कि दानियाल मोइनुद्दीन एक रशियन राइटर एंटन चेखव से इम्प्रेस थे और उनकी राइटिंग में हमें मार्क्सिज्म का थीम बहुत डोमिनेंटली नज़र आता है। तो इसलिए दानियाल मोइनुद्दीन की राइटिंग में भी हमें मार्क्सिज्म का थीम नज़र आएगा। इसके अलावा जो थीम्स हमें नज़र आएंगे वो है जेंडर रूल्स, फेमिनिज्म, पावर, फाइनेंशियल इश्यूज़, करप्शन, सोशल इश्यूज़, डेथ एक्सेट्रा। और अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करते हैं अपर क्लास को और लोअर क्लास को। अपर क्लास की पावर के बारे में बात की जाती है कि कैसे वो अपनी वेल्थ और पावर के थ्रू जो लोअर क्लास है उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। और अगर हम लोअर क्लास की बात करें दूसरी तरफ, तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोअर क्लास अपने आप को सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए जो एफ़र्ट्स करती है, जो स्ट्रगल्स करती है, उन सब पे मेन फोकस होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन शॉर्ट स्टोरी को। नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन जो एक मैरिड पर्सन था, जिसके 13 बच्चे थे, 13 में से 12 उसकी बेटियां थीं और एक सबसे छोटा बेटा था। उसके हाउस कंडीशन की बात करें तो बहुत पुअर हाउस कंडीशन बताई गई है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दिखाया गया कि वो फिर भी खुश थे। ठीक है, वो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना जानते थे। अब ये जो उनकी हैप्पीनेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी आगे जाकर, जब नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन को 5 किलो ब्राउन शुगर मिलती है और वो अपने घर लेकर आते हैं, तो वो कैसे सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके खुश होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन किसके लिए काम करता था। अपने पेट्रन के हारूनी साहब के लिए। और के हारूनी साहब एक एलीट क्लास के मेंबर हैं जिनके पास बहुत सारे फार्म्स, फील्ड्स और मेंशन थे। ठीक है, अब नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन का काम क्या था कि वो मीटर रेवोल्यूशन को स्लो डाउन करता था। ये एक किस्म की करप्शन है, चीटिंग है। अब जो हमारी शॉर्ट स्टोरी होती है वो स्टार्ट ही इन लाइन से होती है। ही फ्लरिश्ड ऑन अ सिग्नेचर एबिलिटी, अ टेक्निक फॉर चीटिंग द इलेक्ट्रिक कंपनी बाय स्लोइंग डाउन द रेवोल्यूशन ऑफ इट्स मीटर्स। अब ये शॉर्ट स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हो रही है, थर्ड पर्सन नरेट कर रहा है और यहाँ पे ही कौन है, नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, कि नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन कैसे फ्लरिश कर रहा था अपनी सिग्नेचर एबिलिटी के थ्रू। और वो सिग्नेचर एबिलिटी क्या थी, उसकी टेक्निक जिसके थ्रू वो चीट करता था इलेक्ट्रिक कंपनीज़ को, कि जो मीटर रेवोल्यूशंस होते थे उनको वो स्लो डाउन कर देता। अब इससे होता क्या था कि जब के हारूनी साहब की फील्ड्स को वाटर सप्लाई करना होता था ट्यूबवेल्स के थ्रू, तो वो उस टाइम पे जो मीटर रेवोल्यूशन थी उसको स्लो कर देता। जब वो स्लो होते थे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम आते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का बिल होता था वो कम पड़ता था, लेकिन जो वाटर रिक्वायरमेंट थी फील्ड्स के लिए वो फुलफ़िल हो जाती थी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता था फील्ड्स को, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो कम आता था। तो के हारूनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था और साथ में नवाब को भी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि इस करप्शन और चीटिंग के लिए के हारूनी साहब उसको बहुत अच्छी सैलरी दे रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं कि नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन ने एक रूम की जो फ्लोर मिल थी उसको रन किया, एक कंडेम्ड इलेक्ट्रिक मोटर को रन किया, फ़िश फार्मिंग की, ब्रोकन रेडियस की फ़िक्सिंग और रीसेलिंग की, वॉचेस वगैरह को फ़िक्स करके क्लाइंट्स को दिया। लेकिन फिर भी वो इतना अर्न नहीं कर रहा था कि अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड कर सके, उनके जो एक्सपेंसेस थे उनको उठा सके, अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सके। अब ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं शॉर्ट स्टोरी में, ये मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख दी हैं कि कोई भी मनी लेंडर इंटरेस्ट के साथ भी नवाबुद्दीन को इतनी अमाउंट नहीं दे सकता था जिससे वो ज़रूरी चीज़ें अपनी बेटियों के लिए ख़रीद सकता है शादी के टाइम पे। अब उसमें एक लिस्ट है जिसमें आ जाते हैं बेड्स, ड्रेसर, ट्रंक्स, इलेक्ट्रिक फैंस, डिशेज़,
6 suits of clothes for the groom, 6 for the bride, perhaps a television and on and on and on। मतलब कि ये जो एक लिस्ट है जो जहेज़ के नाम पे बेटियों को दी जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। और जो राइटर है उसने ये जो सोसाइटी का जो कल्चर है उसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया है। ख़ैर यहाँ पे मेन फ़ोकस है कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ करना चाहता था। नेक्स्ट लाइन्स पे हमें बताते हैं कि अगर नवाबुद्दीन की जगह कोई और इंसान होता तो वो कब का अपने हाथ खड़े कर चुका था, गिव अप कर चुका था, हार मान चुका था, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है, उसको प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नवाबुद्दीन की जो बेटियां थी वो एज अ स्पर टू हिज जीनियस एक्ट कर थी, मतलब उसके लिए एक मोटिवेशन थी, इंसेंसिटिव के तौर पे एक्ट कर रही थी उसकी बेटियां। और वो जब भी सुबह अपने काम के लिए अपनी जॉब पे जाता था, अपने आप को मिरर में देखता था इस सेटिस्फेक्शन के साथ जैसे कोई एक वॉरियर होता है जो जंग लड़ने के लिए जा रहा है, एक बैटल के लिए जा रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है, एक अच्छे काम के लिए जा रहा है। लेकिन वो सब कुछ जो वो कर रहा था, कर तो अपनी फैमिली के लिए रहा था, लेकिन जो तरीका था वो उसका गलत था। वो एक तरह से करप्शन कर रहा था, चीट कर रहा था, ठीक है। तो नवाबुद्दीन के थ्रू हमें राइटर दिखा रहा है कि कैसे लोअर क्लास अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एफर्ट्स करती है, स्ट्रगल्स करती है, और इसके लिए अगर उसे करप्शन करनी पड़ती है, चीटिंग करनी पड़ती है, तो वो ये भी करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। अब कुछ लोग सोचते थे कि नवाबुद्दीन मीटर रेवोल्यूशन को स्लो डाउन करने के लिए मैग्नेट्स यूज़ करता था, कुछ कहते थे कि हैवी ऑयल या पोर्सिलिन चिप्स को यूज़ करता था, कुछ कहते थे बी हाइव में से जो सब्सटेंस निकलता है उसको यूज़ करता था, और कुछ का कहना था कि जो मीटर मैन हैं उनसे उसकी डील हुई थी। जो भी था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ को बहुत ही परफेक्टली चीट कर रहा था, बहुत ही अच्छे से करप्शन कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास वो सीन आ जाता है जब के हारूनी साहब के पास जाता है नवाबुद्दीन, और उसको बहुत ही इमोशनल होकर कहता है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके पाँव पे हैवी मशीनरी गिरने की वजह से वो साइकिल को अब नहीं चला सकता, तो काइंडली उसको एक बाइक प्रोवाइड कर दिया जाए। और तो के हारून साहब उसको होंडा 70 गिफ्ट करते हैं। उसके साथ साथ नवाबुद्दीन किसी तरह से जो गैसोलीन की जो अलाउंस होती है उसको भी मैनेज कर लेता है। अब जब उसको बाइक मिलता है, होंडा 70 उस टाइम पे किसी के पास होना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब बाइक की वजह से जो उसका स्टेटस था वो हाई हो गया था, ठीक है। अब उसके पास एक पावर आ गई थी, उसको एक अंकल का टाइटल भी मिल गया। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, आप इसको अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि कैसे मोटरसाइकिल की वजह से उसका जो स्टेटस था इंक्रीज़ हो गया। जो बच्चे थे, जो दूसरे लोग थे, अब उसको अंकल कह के बुलाने लगे थे। अंकल का जो टाइटल है ये बहुत ही रिस्पेक्ट वाला, ठीक है, रिस्पेक्ट को शो करते हैं कि कैसे लोग अब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे उसकी स्टेटस की वजह से, उसके पावर की वजह से, ठीक है। और इवन कि उसका जो वर्ल्ड अफेयर्स पे, जो दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड उसका ओपिनियन भी मांगा जाता था, जबकि उसको इन वर्ल्ड अफेयर्स की कोई नो हाउ नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको ये रिस्पेक्ट दी जाने लगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब नवाब को बाइक मिल जाता है तो वो रोज़ अपनी फैमिलीज़ को विज़िट करने जाता है फ़िरोज़ा। अब जो नवाब की वाइफ थी उसने स्टार्ट में उसको मना कर दिया था कि वो गांव में नवाब के क्वार्टर में नहीं रह सकती, वो अपनी फैमिली के साथ फ़िरोज़ा में रहती थी। तो जो नवाब था वो रोज़ बाइक पे जाता था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अब एक दिन जब वो शुगर केन की जो मशीनरी है उसकी सफाई करता है तो उसको 5 किलो ब्राउन शुगर मिलती है, तो वो अपने घर लेके जाता है, अपनी फैमिली को देता है। तो उसकी जो बेटियाँ हैं, उसकी बीवी, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, डार्क रूम्स थी और एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, इस तरह से फाइनेंशियली सेट नहीं थे, लेकिन फिर भी ये अपनी छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। अब आप ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने शॉर्ट स्टोरी को पढ़ के उसमें से सिलेक्ट किए हैं, तो आप ये अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आपने लिखना है कि कैसे जो नवाब की बेटियाँ थी, जब वो घर आता था तो उसकी जो बेटियाँ थी सब उसके इर्द-गिर्द जमा हो जाती थी, उसके ऊपर जंप करती थी और खुश होती थी। कैसे वो अपनी बेटियों को प्रिंसेसेस कह के बुलाता था, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कैसे जब वो ब्राउन शुगर अपने घर लेकर आया तो सब ने उसको एक सिरप सा बना के, जूस सा बना के ब्रेड पे लगा के उसको एंजॉय किया। कैसे जो वो अपनी बेटियों के साथ चैलेंज करता था, उनके साथ ट्रिक्स करता था कि कौन शुगर ज़्यादा खाएगा, कौन कम खाएगा, कैसे उनके साथ हँसता था, खेलता था। ये जो पूरा सिनेरियो है ये बहुत ही अच्छा फैमिली सेटअप को दिखाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये भी आपने नोट कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी स्टोरी के क्लाइमेक्स पे। जब नवाब अपने घर से वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उससे एक इंसान लिफ्ट मांगता है। अब वो इंसान रॉबर होता है और उससे उसकी बाइक की डिमांड करते हैं, लेकिन नवाब के लिए उसकी जो बाइक थी वो सोर्स ऑफ पावर थी। उसने सोसाइटी में जो स्टेटस मेंटेन किया हुआ था वो इस बाइक के थ्रू किया हुआ था, और वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था कि वो उसको बाइक दे सके। और वो इस तरह से उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और जो रॉबर होता है उसको
गोली मार देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं यहाँ पे उसके बाइक से रिलेटेड, वो आप ये नोट कर लें। आप इसको आंसर में अपने मस्ट लिखना है कि नवाब कुडंट लेट हिम टेक इट अवे, नॉट द बाइक, हिज टॉय, हिज फ्रीडम। जो उसका बाइक था वो उसका एक टॉय था, उसका फ्रीडम था। ही ट्राइड टू स्नैच माई मोटर बाइक बट आई डिडंट लेट हिम। जब रॉबर्ट ने उसे उसकी बाइक खींचना चाहिए तो उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। अब उसको अपनी जान प्यारी नहीं थी उस वक्त, उसको सिर्फ वो बाइक ही नज़र आ रहा था। उसको पता था कि रॉबर्ट के हाथ में गन है और मुझे शूट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि वो जो बाइक था वो उसके लिए सब कुछ हो चुका था। उसका सर्वाइवल का ज़रिया था, उसकी पावर थी, उसका फ्रीडम था, उसने सोसाइटी में जो स्टेटस मेंटेन किया था वो इस बाइक के थ्रू ही किया हुआ था। अब इस तरह से क्या होता है कि रॉबर्ट उसको शूट करता है, वो ज़ख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। अब जब रॉबर्ट बाइक को स्टार्ट करना चाहता है तो वो बाइक चलता नहीं है और इतने में 2 विलेजर्स वहाँ पे आ जाते हैं। और विल्डर्स, वो एक बाप होता है और एक बेटा होता है। जो नवाब होता है वो पहचान लेता है कि ये तो वही बाप बेटा हैं जिनके बेटे की शादी पे मैंने लाइटनिंग को अरेंज किया था। अब वो उनको बताता है कि जो रॉबर है वो उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। अब जो विलेजर्स हैं, जो बाप है वो उस गन को उठाता है और उसको शूट करते हैं, तो वो जो रॉबर होता है वो भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है, उसको भी गोलियां लगती हैं। ठीक है, अब इन दोनों को वो प्राइवेट क्लिनिक में ले जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइवेट क्लिनिक वाला सीन है, इस सीन के थ्रू हमें राइटर दिखाता है कि कैसे पावर मैटर करती है। जिस इंसान के पास पावर होती है वो पावर को अपनी कैसे मिसयूज़ करता है, कैसे जो दूसरे जो लोअर क्लास वाले लोग होते हैं उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ पे नवाब के पास बाइक था, उसके पास पावर थी, वो के हारूनी साहब के लिए काम करता था। तो किस तरह से जो वो जो बाप बेटा था, जो विलेजर्स थे, कैसे वो भाग रहे थे, किसी तरह से नवाब की जान बचाई जा सके। वो जो फार्मासिस्ट था वो भी इसी कोशिश में था कि नवाब के लिए कुछ कर सके, कैसे उसके लिए मेडिसिन्स अरेंज की जाए थी, उसकी जान बचाने के लिए एफ़र्ट्स की जाए थी। और दूसरी तरफ हमारे पास एक रॉबर था जिसको इसी तरह से लिटा दिया गया था। उसको कोई देखने वाला नहीं था, ना उसके लिए मेडिसिन अरेंज की जा रही थी, ना उसका कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और वो जो रॉबर्ट था बेचारा, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरी जान भी बचा लें, मैं भी इंसान हूँ। अब ये वो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो इस शॉर्ट स्टोरी से मैंने ली हैं, जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह से आपको क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम में। अब जब नवाब कहते हैं फार्मासिस्ट से कि शायद इस रॉबर को लंग्स में गोली लगी है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है मुँह से और वो सांस नहीं ले सक रहा, तो फार्मासिस्ट क्या कहता है, यू वॉन्ट नीड टू बॉदर टेकिंग दिस वन टू द पुलिस। तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पुलिस इस बारे में क्या कहोगे, ही इज़ अ डेड मैन। जब रॉबर्ट ये बात सुनता है तो उनसे कहता है कि प्लीज़ हैव मर्सी, सेव मी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझ पे भी रहम करो, मुझे भी बचा लो, मैं भी एक इंसान हूँ। रॉबर्ट फिर नवाब से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम मेरी लाइफ़ के बारे में नहीं जानते जैसे मैं तुम्हारी लाइफ़ के बारे में नहीं जानता। तुम शायद गरीब हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ। मेरी जो माँ है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ब्लाइंड है, मुल्तान के बाहर जो स्लम्स है वहाँ पे रहती है। प्लीज़ इनसे कहो कि मुझे भी ठीक कर दे, अगर तुम इनसे कहोगे तो ये मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि नवाब के पास कैसे पावर है और सब उसको ओबे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रॉबर है उसका स्टेटस लो है और कैसे लोगों ने, सब ने उसको छोड़ दिया, कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा, कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। लेकिन नवाब उसको मज़ीद बेहिसी दिखाता है और उसको कहता है गो टू हेल, और कोई परवाह नहीं करता, किसी फार्मेसी से नहीं कहता कि उसका ट्रीटमेंट करो। और जब रॉबर्ट को पता चल जाता है कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा और अब मैं मरने वाला हूँ, तो वो उससे कहता है कि कम से कम अगर और कुछ नहीं सही तो मुझे माफ़ी दे दो, मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह से मर जाऊँ बगैर माफ़ी के। जो अपनी उसकी मिज़रेबल लाइफ कंडीशन थी उसको वो बताता है कि कैसे मैं किक्स और स्लैप्स के साथ बड़ा हुआ हूँ, कैसे मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं था अपना, ना कोई लैंड, ना कोई हाउस, ना कोई वाइफ, ना कोई मनी, कुछ भी मेरा अपना नहीं था। मैंने इतने साल रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है मुल्तान का, वहाँ पे सोता रहा हूँ। मेरी मदर की तुम पे ब्लेसिंग होंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह से अनफॉरगिवन मरने मत दो। लेकिन नवाब को उस पर कोई तरस नहीं आता। इनफैक्ट वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है गैम्बलिंग का, और किस तरह से वो उसकी मोटर बाइक को सेल कर देता है, और वो उसको सिर्फ अपनी फैमिली की पड़ी होती है कि अगर मैं मर जाता तो मेरी फैमिली का पीछे से क्या होता, मेरी फैमिली पीछे से रोती रहती है और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना होता। लेकिन जो रॉबर्ट था वो उसको प्लीज़ 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 कहते हैं, उसके जो लास्ट वर्ड्स थे वो कहते हैं इट्स नॉट ट्रू। वो जो इल्ज़ाम उस पे लगाया था वो उसके बारे में सिर्फ इतना कहता है कि ये सच नहीं है, और ये कहते कहते वो मर जाता है। कुछ मिनट्स के बाद फार्मासिस्ट वहाँ पे आ जाता है, वो जो नवाब के वुंड्स वगैरह थे उनको क्लीन कर रहा होता है, और उसकी जो रॉबर्ट की कोई भी हेल्प नहीं करता।
अब ये जो लाइन्स है ये इस शॉर्ट स्टोरी के बिल्कुल एंड पे हैं, जब रॉबर्ट मर जाता है। नवाबुद्दीन को कोई तरस नहीं आता रॉबर्ट पे। इनफैक्ट वो सोच रहा होता है अपने मोटरसाइकिल के बारे में कि कैसे उसने अपने मोटरसाइकिल को सेव कर लिया, कैसे उस पर 6 शॉट 6 कॉइन्स थे, 6 चांसेस थे उसको मारने के, लेकिन सब के सब यूजलेस रहे। कोई भी गोली उसको नहीं मार सके। किसको? नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन। अब बेसिकली यहाँ पे नवाबुद्दीन अपनी पावर, अपनी बाइक और अपनी स्टेटस की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा है, अपने आप पे गरूर कर रहे हैं। ठीक है, राइटर हमें शॉर्ट स्टोरी के थ्रू बताते हैं कि कैसे जो लोग हैं अपनी पावर की वजह से ख़ुद को खुदा समझने लगते हैं, ख़ुद को सुपीरियर समझने लगते हैं, और जो उनसे लोअर क्लास वाले लोग होते हैं उनको इन्फीरियर समझने लगते हैं। अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, लोगों के राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब देखा जाए तो नवाबुद्दीन भी अपनी फैमिली के लिए कर रहा था सब कुछ। जो वो काम कर रहा था वो भी गलत था। ठीक है, करप्शन थी, चीटिंग थी, और जो रॉबर्ट कर रहा था वो भी गलत था, और वो भी अपनी फैमिली के लिए कर रहा था। लेकिन नवाबुद्दीन को ज़रा भी तरस नहीं आया रॉबर्ट पे। उसने चलो जान बचाना तो दूर, उसको माफ़ भी नहीं किया। उसको सिर्फ अपनी परवाह थी, अपनी फैमिली की परवाह थी, अपनी बाइक की परवाह थी कि अगर ये जो बाइक है उससे छीन लिया जाता तो उसका जो सर्वाइवल का जो एक ज़रिया था वो ख़त्म हो जाता, उसकी जो पावर, उसका जो स्टेटस था वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये कुछ लाइन्स हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको डेथ का थीम आ जाता है या फिर इंसान की क्या हकीकत है, इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है कि कैसे एक प्रिंस ने कुछ ट्रीज़ लगवाए थे कि जो मुसाफिर हैं उनको शेड प्रोवाइड किया जा सके, और कुछ ही घंटों में वो जो प्रिंस था वो इस ऑर्डर को भूल चुका था, और कुछ डज़न ईयर्स के बाद ये जो प्रिंस था इसको भी बुला दिया गया था कि, और वो जो ट्रीज़ थे वो वैसे के वैसे वहाँ पे खड़े रहे कि वो जो प्रिंस था उसको सब भूल चुके थे। तो ये जो डेथ है ये हमारी असल हकीकत है, और ये जो पावर, ये जो स्टेटस है, ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ भुला दिया जाएगा इंसान को भी।